जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आशा है ठीक ठाक हो गए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर में। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लिंगी जनन लेकर आ चुका हूँ। मैं आपका आज पहला लेक्चर ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि अब हम बताएंगे। इसमें शुरू शुरू में हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि हमारे चैप्टर जो है इसमें क्या क्या है, मतलब चैप्टर फ्लो की ओर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लेक्चर फ्लो में देखेंगे लेक्चर फ्लो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको। तो हम चलो यहाँ पर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्लो। चैप्टर जो ये है, इसमें हम जो पुष्पी पादपों में लिंग जनन है, इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं तथा 3 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला तो एक है कि निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व मतलब कि जो निषेचन होता है उसके पहले की जो घटनाएं होती हैं वो पूर्व पढ़ेंगे इसमें। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना पढ़ेंगे। निषेचन निषेचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट बोले तो घटना। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन। अब निषेचन पूर्व घटना में क्या पढ़ेंगे? निषेचन पूर्व घटना में होती है कि निषेचन से पहले हमें क्या बनता है? पौधों में गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद स्थानांतरण होता है उनका, फिर परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे परागकण या अन्न का निर्माण होता है, फिर वो पढ़ेंगे। देखो, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 लघु बीजाणु, क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्या? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु, मतलब मादा वाला। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु जनन के बाद स्थानांतरण पढ़ेंगे, तो परागकण पढ़ेंगे। परागकण स्थानांतरण, स्थानांतरण और परागकण पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में ये होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना मतलब निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती है वो ये है। और फिर उसके बाद निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन में क्या होता है? निषेचन क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे हम निषेचन में। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि हमारा वो पहला चैप्टर जीवों में जनन वो क्यों नहीं आया। तो उसके लिए मैं बता दूं, उसके लिए कि क्योंकि अभी अपडेट नहीं आया है वो चैप्टर का। अगर वो अपडेट में आ गया चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे। जैसे अपडेट आ जाएगा हम वैसे उस चैप्टर को चालू कर देंगे, क्योंकि ये वो जो चैप्टर है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो इंट्रोडक्शन है बस। जीवों में जनन जो है मतलब कैसे जनन होता है वो इंट्रोडक्शन है। वो तो हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में ही पूरा क्लियर कर लेते हैं, किंतु उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा है इससे हटकर, लेकिन वहां से इंट्रोडक्शन ही चालू होता है। इसलिए अभी हम वो चालू नहीं कर रहे हैं, पहले हम ये पढ़ लेंगे। अगर वो अपडेट के बाद अगर आ गया तो हम वो चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या है? निषेचन। और तीसरा कटेगा, तीसरे को विभाजित करेंगे निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? निषेचन का पश्च घटना में होता है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, भ्रूणोद्भव। नंबर 1 भ्रूणोद्भव, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे अभी हम आपको चैप्टर फ्लो बता रहे हैं। भ्रूणोद्भव, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं जिसे, एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है। एम्ब्रियो भ्रूणोद्भव पढ़ेंगे, निषेचन पक्ष घटना में भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, और बीज पढ़ेंगे। बीज मतलब बीज का टॉपिक दे रखा, बीज क्या होते हैं। उसके बाद फल पढ़ेंगे, बीज फल दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है फल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे है बीज, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब कुछ ऐसे थोड़ा वो दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हम इनसे हटकर पढ़ेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक है। तो इनमें निषेचन पूर्व की घटना के बाद आएंगे, और निषेचन पक्ष की घटना में वो है, जैसे कि ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे? बहुरूढ़ता। बहुरूढ़ता क्या होता है? बहुरूढ़ता यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुरूढ़ता। ठीक है, ये सवाल बहुत बार आता है, बहुत बार ये सवाल बहुत बार आता है आपके एग्जाम में कि बहुरूढ़ता क्या होता है, कि जिसमें तो बहुरूढ़ता क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आता है, जिसमें बहुत सारे भ्रूण होते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें बहुत सारे भ्रूण होंगे, वो बहुरूढ़ता कहलाता है। बहुरूढ़ता का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोली। पोली मतलब बहुत सारे, ठीक है। पोली एम्ब्रियोजेनेसिस, सॉरी एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं, एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। पोली एम्ब्रियो पढ़ेंगे। बहुरूढ़ता के बाद असंग जनन पढ़ेंगे, असंग जनन, ठीक है, असंग जनन। इसके बाद ये 5 नंबर हो गया, और ये इसके बाद छठे नंबर पे जो है अनिषेक फलन। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक फलन, जो बिना निषेचन के फल बन जाते हैं उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं। और यहाँ पर आपको दो में कंफ्यूजन होगा, एक अनिषेक फलन होता है, एक अनिषेक जनन होता है। तो जब अनिषेक फलन होता है, वो जो फल हो जाता है बिना निषेचन के फल बनता है, उसे अनिषेक फलन बोलते हैं। और जो बिना जनन के कोई मतलब जीव बन जाता है या कोई और चीज बन जाती है, जीव ही समझ ले, तो उसे अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे अनिषेक फलन, अनिषेक जनन पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। नोट्स आपके मिलते रहेंगे यूट्यूब में। जैसे चैप्टर आपका एक समाप्त होगा, वैसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे। कोई चार्ज नहीं है उन नोट्स के लिए, और आपके लिए बहुत मदद करेंगे वो नोट्स। आप बहुत बढ़िया नोट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट है कि 90+ आपको दिलाने का, वो 90+ गेन कर पाए। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारी जो वीडियो है वो जल्द ही जल्द प्रोवाइड हो जाएंगी, या उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही जल्द पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं क्या क्या हमने फिर से रिवाइज करवा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या पढ़ेंगे? लघु बीजांजनन, गुरु बीजांजनन, स्थानांतरण, परागकण। फिर यहाँ पर देखेंगे हम उसके बाद निषेचन के बाद, निषेचन पूर्व घटना पड़ी, पर निषेचन आएगा तो निषेचन क्या होता है। फिर उसके बाद निषेचन पश्च घटना में क्या पढ़ेंगे? भ्रूणोद्भव क्या होता है, फल क्या होता है, बीज क्या होता है। उसके बाद 4 नंबर पे छोटे छोटे टॉपिक है, ये पढ़ेंगे बहुरूढ़ता, पोलियम्ब्रियो, असंग जनन, अनिषेक फलन। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है इस नाम में, शायद यही है या दूसरा, मतलब बाद में देख लें, लेकिन यही बहुरूढ़ता है। ठीक है, अगर कुछ दूसरा हुआ होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अनिषेक फलन ये आएगा। ये हो गया हमारा चैप्टर फ्लो, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया। यहाँ पर शायद पॉली एम्ब्रियोनी होता है, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट एक बार फिर से कर लीजिए, पॉली एम्ब्रियोनी वापस सही कर दीजिए, और कॉपी। हाँ, और एक बात सही है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर साइंस पढ़ने आए हो तो कोई यहाँ पर मतलब लेक्चर सुनने से आपको कुछ नहीं आने वाला। अगर कॉपी पेन लोगे और लिखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये दिमाग से तुरंत निकल जाती है साइंस।
साइंस दिमाग से तुरंत निकल जाती है। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, और अगर आप लेक्चर का रिवाइज कर रहे हो, अगर दिमाग में आपके नहीं है तो आप कॉपी किताब देख सकते हो, कॉपी में देख सकते हो हमने क्या पढ़ाया था या हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना है। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि लेक्चर में हम आज के क्या पढ़ेंगे। आज का हम लेक्चर फ्लो देखेंगे। लेक्चर वन है हमारा। तो हम आज के लेक्चर फ्लो में हम देखेंगे, या आज हम पुष्प पढ़ेंगे, पुष्प क्या होता है, फिर पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, फिर पुष्प में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुष्प और पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लिंग जल, यानी कि ऐसे पादप या पेड़, ऐसे पादप पेड़ पौधे जिनमें क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आसपास हम देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे इमेज क्रिएट करो। पहले मन में अपनी इमेज क्रिएट करो, हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो जिनमें पाए जाते हैं उनमें सारे, ज्यादातर आपके जो आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हमारे सबके आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसमें सब में फूल होते हैं। कोई बिना फूल का होता ही नहीं है। पर कुछ होते हैं जैसे कि पाइनस वाइनस, पाइनस है, इन सब का जो ये जो है वो लगभग सबके घरों में तो पाए नहीं जाते, पर कोई कोई मतलब लगा लेते हैं कि अपनी शौक के लिए लगा लेते हैं। पाइनस उनमें पुष्प नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो हमारे आसपास जो सारे पेड़ पौधे होते हैं पुष्प वाले ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्पी पादपों में लिंग जन का मतलब होता है कि जो इनमें हमारे देखेंगे पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पौधों पहले देख सकते हैं, जो कि आप 11th में पढ़ तो चुके होंगे, पर मैं फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। पौधे होते हैं, एक होता है शैवाल। ठीक है भाई, शैवाल, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा पादप। ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, शैवाल हो गया, टेरिडोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, आवर्त विधि, अनावर्त विधि, क्या, अनावर्त विधि। ठीक है, इसका शैवाल का नाम है जो एल्गी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा एक उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो पादप, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पादप जगत का अगर उभयचर पूछे कोई कि पादप जगत का उभयचर कौन है, तो ब्रायोफाइटा का नाम आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा ये रहता तो पृथ्वी पर है, किंतु इसके जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए इसे क्या करना पड़ता है, इसे जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे उभयचर माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उभयचर, उभयचर कहलाएगा पादप जगत का, पादप का। ठीक है, पादप का उभयचर। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में एम्फीबियन, इसको एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्त बीजी है और अनावर्त बीजी है। आवर्त बीजी को और भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, इसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, ऐसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है भाई, यहाँ पर जो ये है, इन तीन को, इन तीन को एक साथ तथा इन दो को एक साथ देखा जाता है। दो भागों में इन तीनों को एक भाग में और इन दोनों को एक भाग में विभाजित किया गया है। इनको नाम दिया गया है क्रिप्टोगेमस। क्या नाम दिया गया है, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, और इनको नाम दिया है फिनोरोगेमस।
इनोरोगैम्स। ठीक है भाई। अब इसमें क्या इनको विभाजित क्यों किया गया है, क्योंकि ये तीन प्रकार के है ना, ये तीन प्रकार के पादप, इनमें क्या होता है, बीज अनुपस्थित होते हैं, इनमें बीज अनुपस्थित होता है। अनु थोड़ी मैं सीधा लिख दूं, आपको समझ नहीं आएगा। क्या होता है बीज, ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से पादप होते हैं जिनमें बीज अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो है शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें बीज अनुपस्थित होता है, यानी कि बीज नहीं पाया जाता। अनुपस्थित होता है, क्या होता है, बीज अनुपस्थित होता है। और इसमें भाई इन दो में बीज उपस्थित होता है। ठीक है भाई, बीज उपस्थित, बीज उपस्थित होता है। लेकिन यह इसमें इसमें जो है, इसमें इसमें आवर्त बीजी में क्या पाया जाता है, आवर्त बीजी में पाए जाते हैं फूल, आवर्त बीजी में पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन आवर्त बीजी में पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया इससे, इसीलिए इसको क्या बोला है, आवर्त बीजी को बोला है पुष्पी पादपों में लिंग जन्म, यानी कि यहाँ पे आवर्त बीजी की बात होगी। ठीक है, इसमें पुष्प उपस्थित होता है, पुष्प पुष्प उपस्थित, पुष्प उपस्थित। और ये जो अनावर्त बीजी है, इसमें पुष्प उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनमें पुष्प नहीं होता, बीज तो होता है लेकिन पुष्प नहीं होता भाई, बीज तो होता है पुष्प नहीं होता, नहीं होता। अब पुष्प से क्या मतलब है, लैंगिक जनन से पुष्प क्या मतलब है, अब तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इतना सारा है, ये और ये सॉरी, ये तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये पढ़ेंगे आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, लेकिन अनावर्त बीजी भी नहीं पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें हम थोड़ा थोड़ा 11 में पढ़ चुके हैं, और 12th में बस ये इस चैप्टर में आया हुआ है आवर्त बीजी, केवल आवर्त बीजी का चैप्टर दिया गया है, इसलिए हम केवल आवर्त बीजी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म होता है, पुष्पी पादपों में लिंग जनन, इस पे दिया गया है क्योंकि इसमें पुष्प उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्प उपस्थित से मतलब क्या होता है, जो आवर्त बीजी होता है उनमें जो पुष्प होता है आवर्त बीजी पादपों में, उनका लैंगिक अंग होता है, यानी कि अगर उसके द्वारा ही सारी उनकी जनन क्रियाएं होती है, जो आवर्त बीजी के पौधे होते हैं वो पुष्प द्वारा ही उनकी जनन क्रियाएं होती हैं, तो उनका पुष्प द्वारा ही जनन किया जाता है, अलग दूसरा जीव या दूसरा जीव नहीं बोल सकते, दूसरा पादप उत्पन्न होता है। ठीक है, निर्माण होता है उसका, किसके द्वारा, पुष्प द्वारा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका ये वाला आपको सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आवर्त बीजी आवर्त बीजी आवर्त बीजी पादपों का आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग क्या है। ठीक है, लैंगिक अंग क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग क्या है। तो लैंगिक अंग इसका क्या बताया मैंने अभी, इसका पुष्प होता है, जो कि इसमें सारी जनन क्रिया होती है, जो आवर्त बीजी के पादप होते हैं उनमें सारी इसके इसके द्वारा ही जनन क्रिया होती है, तो इसका लैंगिक अंग है पुष्प। ठीक है, यो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछा जा चुका है, कई सारे बोर्डों में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये 1 नंबर में आता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलो इतना आप हम देख लेते हैं कि हमारा लेक्चर में क्या पढ़ना है, पुष्प पढ़ना है, पुष्प की संरचना पढ़नी है, और पुष्प कौन सा होगा, आवर्त बीजी पादपों वाला पुष्प होगा। ठीक है, आवर्त बीजी वाले पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो तो फिर में से स्क्रीनशॉट कर लो।
हट जाता हूँ। ठीक है। कॉपी कॉलम लेकर लिखते भी रहना भाई, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहो, क्योंकि मोबाइल में बस पड़े रहते फोटो, बाद में देखने को मौका तक नहीं मिलता। अगर कॉपी कलम है तो आप देख भी सकते हो, फोन में कभी नहीं देखते, वो बस उतने टाइम तक ही देखते हैं आप लोग। अब देखेंगे पुष्प क्या होता है। पुष्प होता क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पुष्प क्या होता है। पुष्प एक लैंगिक अंग है। पुष्प नंबर एक, नंबर एक क्या है सर जी, क्या है पुष्प, क्या है पुष्प? पुष्प क्या है? पुष्प लैंगिक अंग है। किसका अंग है? पुष्प क्या है? लैंगिक अंग है सर जी। क्या है सर जी? लैंगिक अंग है सर जी। इतना तो पता हमें, सबको पता कि लैंगिक अंग है। हाँ जी भाई, पता तुम्हें। पुष्प लैंगिक अंग है किसका? आवर्तबीजी पौधों का। किसका? आवर्तबीजी पौधों का। ये अगर लिख दिया ना तो सोने में सुहागा टाइप का हो जाएगा। वो तो समझ जाएगा भाई। पुष्प में तुमने ये भी लिख दिया कि पुष्प लैंगिक अंग है पौधों का, तो उतने में आपके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि यार पौधे तो बहुत प्रकार के, मैंने अभी बताया ना, इसमें शैवाल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आवर्तबीजी पौधों का। किसका? आवर्तबीजी पौधों का होता है लैंगिक अंग, आवर्तबीजी पौधों का। और पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है? और पुष्प में जनन क्रियाएं सारी संपन्न होती हैं। ठीक है, पुष्प में सारी जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं। पुष्प में ही आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पौधों की लैंगिक क्रियाएं संपन्न होते हैं। क्रियाएं संपन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पुष्प क्या होता है? पुष्प लैंगिक अंग है पौधों का, उसमें ही आवर्तबीजी पौधों की लैंगिक सारी क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके हिसाब से अगर आया होगा कि पुष्प सर आया कहाँ से, तो हाँ, आपकी बात सही है कि पहले पुष्प नहीं पाए जाते पौधों में, लेकिन उसके बाद पुष्प एक रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना, जिसे हम साइंस की भाषा में जैसे बोलते हैं रूपांतरित प्ररोह। क्या बोलते हैं? रूपांतरित प्ररोह। पुष्प क्या है सर जी? पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह। ठीक है भाई, रूपांतरित प्ररोह को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफाई सूट। ठीक है भाई, मॉडिफाई सूट। इसे प्ररोह को बोलते हैं तना। ये आपको शायद पता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ को नहीं पता होगा, पढ़ लेंगे। वही है प्ररोह है, रूपांतरित। रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या है कि मॉडिफाई। अगर जैसे आपने ये कहानी बहुत सुनी होगी वाल्मीकि जी की, कि वो वाल्मीकि जी जो साधु होने से पहले क्या थे? डाकू थे। तो क्या हो गए? एक रूपांतरित साधु, रूपांतरित डाकू थे वो। साधु बनने से पहले डाकू थे। अब वो कैसे हो गए? भगवान से उनका मिलन हुआ, उन्होंने समझा, और वो क्या बन गए? साधु बन गए। तो क्या हो गए? रूपांतरित डाकू। फिलहाल यहाँ पे उनका इतना मतलब नहीं है, मैं उन्हें समझाने के लिए आपको इसलिए बताया हूँ कि यहाँ पर पहले तना था। पुष्प क्या था? एक तना था। क्या था? पुष्प एक तना था। उसको बाद में वो तना जो रूपांतरित हुआ, अपने आप को मॉडिफाई किया, तो एक पुष्प के रूप में बन गया। तना पुष्प के रूप में बन गया।
यहाँ पर इस तरह का तना होता है, आपने सबने देखा होगा, इस तरह का तना होता है। ठीक है, ये सब तना है। तो ये यहाँ से ये गांठ सी होती है, ये क्या निकली होती है, ये यहाँ से पत्ती निकली होती है। क्या निकली होती है, पत्ती। ठीक है भाई, पत्ती निकली होती है। देखेंगे यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे जो ये गांठ टाइप की है इन्हें हम बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं, पर्व संधि। क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पर्व संधि। और इन दो गांठों के बीच का, इन दो गांठों के बीच का जो मतलब जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पर्व। पर्व बोले तो इंटरनोड इंग्लिश में, इंटरनोड, इंटरनोड बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर पहले जब तना था उसमें पुष्प नहीं पाए जाते थे पौधों में, तब तना था। लेकिन ये जब तना क्या होता है, जब ये तना अपने आप को रूपांतरित करता है, नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, इसी ये तनी पत्तियां हैं, आइए आगे चलकर रूपांतरित किया अपने आप को, तो ऐसे सिकुड़ गई। जैसे कि यहाँ पर एक पत्ती है, यहीं पर ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे आ गई। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गई ये सारी, ये वाली जो पर्व संधि है आ गई नीचे की ओर। ठीक है भाई, ये नीचे की ओर आ गई। फिर इसके बाद मतलब ये मैं रूपांतरित करके दिखा रहा हूँ ना, ये रूपांतरित अगर हुई तो फिर कैसा आ गया, फिर कैसा आ गया, फिर ये हो गया ना, ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे सारी ये पत्तियां तो ऐसे ही आएंगी, पत्ती ये आ जाएंगे नीचे, तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी भाई, पत्तियां ऐसी बन जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, धीरे धीरे करके ऐसे हो जाएंगी पत्तियां ऐसे। ठीक है, ऐसे लगभग एक फूल का वो रूप धारण कर लेंगे, एक फूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इसी को इसीलिए इसको बोलते हैं रूपांतरित तना। पुष्प को क्या बोलते हैं, पुष्प को रूपांतरित तना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूपांतरित तना। तो हम अब देख सकते हैं कि हमने देखा कि हमने पुष्प को बढ़िया से पढ़ा, और पुष्प कैसे बना ये भी हमने बता दिया, रूपांतरित तना है। तो अगर मतलब दिखाया जाए कि पुष्प क्या है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं पुष्प क्या है, लैंगिक जनन है वो किसका, आवर्तबीजी पौधों का। पुष्प में आवर्तबीजी पौधों की लैंगिक सभी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ये दो ऑप्शन उनको इम्पोर्टेंट है, ये जरूर बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रो हो गया, पुष्प बन गया। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी संरचना, पुष्प की संरचना देखेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो और साथ में लिखते भी रहना। अगर आपको डर लग रहा है पढ़ाई से या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक दो बार अपने माँ बाप की तरफ देखिए और फिर आपको पढ़ने का मन करेगा। अपनी ये मत सोचिए कि हमें छोटे काम के लिए पैदा हुए हैं यार, हो तो तुम भी इंसान हो, है एपीजे अब्दुल कलाम भी इंसान, से स्वामी विवेकानंद भी इंसान ही थे ना। तो क्यों नहीं कर सकते तुम अपना काम, भाई कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम कर नहीं सकते हो। आपको अगर कोई कहेगा भाई ये तेरे बस की बात नहीं, तो तुम उससे बिल्कुल बोल दो, बिल्कुल उसके मुंह पर बोल दो क्या, ये मेरी बस की बात है, मुझे पता होगा, तुम्हें थोड़ा ना पता होगा। जिसके बस की बात होगी वो उसे पता होता है। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल होगी पर नामुमकिन तो है ही नहीं। ठीक है, बस उसके लिए भाई उतना अफर्ट करना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी भी चीज को पाना होगा तो उसके लायक बनना पड़ेगा, बिना उसके लायक बने नहीं कोई चीज मिलती। चलो उसको छोड़ते, चलो अब देखते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना, पुष्प कैसा होता है। पुष्प सबसे पहले हम नीचे बना दिया जाए तो इसका ये होता है, पुष्प जिसपे बैठा होता है, बोले तो आसन का मतलब क्या होता है, बैठने वाला। ठीक है, बैठने वाला आसन ये होता है, इसका नाम क्या ये है। ठीक है, ये बना, फिर यहाँ पे नाम मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बना दूं
तुम्हारा बनाते चलो। ये क्या है? ये पुष्पासन। ये क्या? पुष्पासन है। ठीक है भाई। अब पुष्पासन के बाद ये क्या बनी? पत्तियां बनूंगा अभी, पत्तियां। ठीक है। ये कैसी पत्ती बनी रे बबुआ? खतरनाक वाले। बढ़िया। ठीक है भाई। ये हो गई पत्तियां। ये पत्तियां ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है। ये पत्तियां ऊपर की ओर उठानी है। ठीक है। यहां से सर एक रंग बिरंगी पत्तियां निकलती हैं। रंग बिरंगी पत्तियां निकलती हैं, रंग बिरंगी। सर कैसे निकलती हैं? सर रंग बिरंगी पत्तियां निकलती हैं। सर रंग बिरंगी पत्तियां निकलती है। सर रंग बिरंगी। ठीक है। सर जी रंग बिरंगी पत्तियां निकलती है। इसके बाद क्या होता है जी? इसके बाद होता है जी ऐसे। ठीक है। ऐसे। फिर इसके बाद क्या होता है? ऐसे। ऐसे होता भाई, ऐसे ऐसे। ठीक है। यहां से फिर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे। और ये साइड से इसके निकलते हैं उनके सर। ठीक है भाई। उनके सर। ठीक है। उनके से निकलते हैं ये। हालांकि ये कई सारे होते हैं, मैंने यहाँ पर एक बताया। तो यहाँ पर अब हम इनका नामकरण करते हैं। नामकरण में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है भाई। नामकरण। ये क्या था भाई? अभी क्या बताया मैंने? पुष्प आसन, जिसपे पुष्प बैठा होता है। ठीक है। पुष्प आसन। ठीक है भाई। और ये क्या है? ये क्या है? पुष्प व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प व्रंत। व्रंत मतलब डंडा। पुष्प व्रंत बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये क्या है? ये बड़े, थोड़ा बड़े होते हैं। बना दूं मैं बड़े? बड़े बना दूं मैं, आपको बढ़िया लगे देखने में। बड़े बना दूं मैं। ठीक है भाई। डायग्राम थोड़ा सही नहीं है। जल्दी जल्दी में बना, आपकी क्लास भी बढ़िया से लेनी है। तो ये क्या है? पुष्पवंत। ये पुष्पासन हो गया। ये क्या है? ये बाह्यदल है। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। ठीक है। बाह्य दल। अगर इन्हीं को समूह में गिना जाए, एक को तो बाह्यदल बोलेंगे, अगर इन्हीं को समूह में गिना जाए तो इसको पुंज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पुंज। ये बाह्यदल पुंज है। और ये क्या है? ये क्या है? रंग बिरंगे। ये रंग बिरंगे। ये ये हर गुड़हल का फूल देखा ना? गुड़हल के फूल में कैसे लाल लाल से वो होते हैं ना, जोड़े जोड़े। वो होते हैं, वो वही वही होते हैं दल। क्या होते हैं? दल। इसे बोलते हैं दल। और अगर इनको समूह में गिना जाए, बहुत सारे हो, तो इन्हें बोलेंगे दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर जो है ये इतनी दूर का, इतनी दूर, ये है स्त्री के सर। क्या है? स्त्री के सर। क्या है सर जी? स्त्री के सर। स्त्री के सर। स्त्री केसर के कई सारे नाम है। स्त्री केसर के नाम है जायान, कार्पल, मादा जननांग और स्त्री केसर। इतने सारे नाम है, आपको कोई भी नाम पूछ सकता है। स्त्री केसर इतनी दूर तक है। फिर ये क्या है? ये भाई, ये क्या है? ये कोष्ठ है। ये कोष्ठ। कोष्ठ बोले तो चेम्बर। चेम्बर जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है, जिसमें बीजांड होता है। ये क्या है? ये अंदर क्या है? ये बीजांड है। ये बीजांड है भाई, बीजांड। ठीक है। ये बीजांड है, जिसे ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल। ठीक है। वो ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र। और क्या है? ये वर्तिकाग्र है ये बेटा, वर्तिकाग्र। ठीक है। और ये क्या है? वर्तिका। ये बोले तो वर्तिका। ठीक है। वर्तिका। क्या है? वर्तिका।
ठीक है। अब वर्तिका है, ये क्या है? बीजांड है, अंडाशय। ये जितना ये इतना सारा है ना, ये यहां से इतना सारा, ये क्या है? अंडाशय। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी ये हो गई, ये पुंकेसर है। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? पुमंग। ठीक है। ये क्या है? ये 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 दो भागों में बटा है, एक ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये है, ये पूतंतु है। क्या है? पूतंतु। तंतु बोले तो मतलब फिलामेंट। तो यहाँ पे पू का मतलब है पुमंग का तंतु। ठीक है। पुमंग का तंतु। और ये इतना, ये वाला क्या है? ये है परागकोश। परागकोश। ठीक है। इसी में से, इस परागकोश में ही किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण इसी में होता है। परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर जो ये होता है परागकोश, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे पुष्प की संरचना। और थोड़ा रफ कार्य है, और मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें बहुत बढ़िया कार्य होगा। यहाँ पर हम संरचना को इस हिसाब से नहीं देख रहे कि कैसे सुंदर दिख रहा, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये संरचना बनी कैसे है। और जो मैं आपको चित्र नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसी से चित्र बनाइएगा अपने नोट्स में। रियल नोट्स जो आपके होंगे ना स्कूल के, या स्कूल में नहीं बना रहे हो, अगर स्कूल में मना कर दिए, तो अपने नोट्स बनाकर रखिएगा, उससे पढ़ना होगा आपको। ठीक है। उसमें बढ़िया से बनाऊंगा चित्र। इसमें बस मैं इतना आपके नाम गिना रहा था, क्योंकि आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तब तक यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसे, इसके नाम याद करके आना है, ये जरूर यह याद करना होता है। ठीक है। कर लिया स्क्रीनशॉट। तो हम, हाँ, एक चीज बताना भूल गया था इसमें। ये जो पुष्प है, ये क्या है? ये कौन सा पुष्प है? ये पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी। द्विलिंगी बोले तो जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हो, कि मादा और जनन, मादा का और नर का, दोनों का पाया जाता है, वैसे पुष्प क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी। ठीक है भाई। द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमारा ये द्विलिंगी पुष्प है। अब यहाँ पर ये द्विलिंगी पुष्प में ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर मिटा देते हैं, कुछ नोट नोट करवा कर मैं दो हेडिंग दिवाऊंगा, जो आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है। नंबर एक, नोट करो, नोट 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 करके डालना है यहाँ पे। नोट। पुष्प में आवश्यक अंग कौन से होते हैं? जो पुष्प के जनन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, वो कौन से अंग होते हैं? पुष्प के आवश्यक अंग। पुष्प के आवश्यक अंग क्या होते हैं? जो जनन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बिना जनन नहीं हो सकता। आवश्यक अंग क्या होते हैं सर जी? क्या होते हैं सर जी? आवश्यक अंग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, पता है तो बताओ। पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, एक तो पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, नर जनन अंग जो कहा जाता है पुंकेसर। और दूसरा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? स्त्री केसर। ठीक है। स्त्री केसर। ठीक है। स्त्री केसर। ये दो अंग इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो सहायक अंग में पूछ दिया जाए कि सर जी सहायक अंग कौन से होते हैं, तो सहायक अंग में हम बताएंगे दल, बाह्य दल। और ये दो होते हैं, अगर समूह में देखें तो बाह्य दल पुंज, दल पुंज, ये दो सहायक अंग होते हैं। और इनमें क्या कार्य, बाह्य दल या दल पुंज का ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है सर जी। क्या आता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखते रहना, लिखते रहना, कि
जो दल होते हैं तथा बाह्य दल का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है भाई? क्या कार्य होता है? तो सर ये पुष्प को क्या कहते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा का मतलब आसपास से उसको कोई कोई घटना उसके साथ ना घटित हो जाए, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं हमने पढ़ा था, तो उसका मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता हूँ, उसमें क्या प्रोसेस होती है निषेचन पूर्व घटनाओं में। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने क्या देखा था? निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या था? लघु बीजाणु जनन था और क्या था? गुरु बीजाणु जनन। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या था? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो नंबर 1 पे क्या था? लघु बीजाणु जनन। क्या था? लघु बीजाणु जनन। तो हम यहाँ पर देखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु, पहला नंबर पर हम लघु बीजाणु जनन ही देख लेते हैं क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन किसमें होता है? ये तो नर में होता है सर जी। लघु बीजाणु जनन किसमें होता है? नर में होता है। तो नर में यहाँ पर जो ये पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर या पुमंग, ठीक है भाई, पुमंग, ठीक है। और इसको इसको ये दो में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। इसको इतनी दूर का जो बोलते हैं उसे बोलते हैं परागकोश, ठीक है। क्या बोलते हैं? परागकोश, ठीक है। और जो यहाँ से ये डंडा टाइप का दिख रहा है आपको, ये होता है पुतंतु। तंतु बोले तो फिलामेंट, ठीक है। तंतु बोले फिलामेंट, और पु मतलब पुमंग का फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट होता है। अब यहाँ पे लघु बीजाणु जनन कैसे होता है ये प्रोसेस में बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी अगर हम यहाँ पे दिमाग में अपने भर लेते हैं, यहाँ पे दिमाग में ये प्रोसेस हमें भरनी है, अगर हम भर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट मामला पड़ जाएगा, क्योंकि इन्हें बहुत डीप में हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? पुंकेसर, पुंकेसर को देखते हैं, ठीक है भाई। पुंकेसर देखिए, ये पुंकेसर था, इसको जब हम अक्षीय स्थिति में काटते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखते हैं पहले। पुंकेसर, पुंकेसर से परागकोश, ये परागकोश हो गया, परागकोश, ठीक है। अब परागकोश को जो अक्षीय स्थिति में काटते हैं तो क्या बने, हमें दिखाई देंगे लघु बीजाणुधानी। कितनी होती है लघु बीजाणुधानी? चार लघु बीजाणुधानी दिखाई देंगी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में मिलेंगी, ठीक है भाई, लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी में क्या होता है? लघु बीजाणु धानी में होता है लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। क्या होता है? जनन बोले तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, निर्माण बोले तो पैदा किया जाता है, लघु बीजाणु जनन ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। इसके बाद नीचे उतर आओ, लघु बीजाणु जनन के बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनेगा? लघु बीजाणु जनन बने, लघु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु के बाद क्या बनेंगे? लघु बीजाणु के बाद बनेंगे परागकण, परागकण, क्या बनेंगे? परागकण, जिन्हें क्या बोलते हैं?
किन्हें क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। नर युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं परागकण को, इसी को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं? युग्मकोद नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं परागकण को। फिर परागकण, ये आखिरी स्टेप नहीं कि मतलब परागकण बन गया तो बन गया, आखिरी स्टेप नहीं है। परागकण के बाद भी एक चीज बनती है। क्या बनती है? क्या बनती है सर जी? परागकण के बाद बनते हैं नर युग्मक। क्या बनते हैं? नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक, ये इसकी लास्ट स्टेज है। नर युग्मक जब बन जाएंगे तब ये लघु बीजाणु जनन का कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे? दूसरे नंबर पर देखेंगे हम, क्या देखेंगे भाई दूसरे नंबर पे? स्त्री केसर। स्त्री केसर लघु बीजाणु जनन मतलब अब यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन देखेंगे। दूसरे नंबर पे गुरु बीजाणु जनन। तब तक तुम स्क्रीनशॉट मार लो। कर लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुरु बीजाणु क्या, गुरु बीजाणु जनन देखेंगे। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? पहले हम देखेंगे स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है उसमें स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर को देखेंगे। स्त्री केसर, भाई स्त्री केसर में चले गए। स्त्री केसर के किस में जाएंगे? फिर किस में जाएंगे? अंडाशय। इसमें अंडाशय। अंडाशय के बाद बीजांड आएगा। क्या आएगा सर जी? सर जी बीजांड आएगा। बीजांड के बाद क्या आएगा? गुरु बीजाणुधानी। क्या आएगा सर जी? गुरु बीजाणुधानी आएगा। हट जाता है। अब गुरु बीजाणुधानी के बाद क्या बनेगा? गुरु बीजाणुधानी के बाद बनेगा यहाँ पर गुरु बीजाणु। क्या बनेगा? ये भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री। ठीक है भाई, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा। फिर क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु बनेगा। अब गुरु बीजाणु के बाद क्या बनेगा? गुरु बीजाणु के बाद क्या बनेगा? गुरु बीजाणु के बाद क्या बनेगा? बताइए सर जी क्या बनेगा? गुरु बीजाणु के बाद बनेगा मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद बोले तो मादा युग्मकोद्भिद क्या होती है? उसका नाम क्या होता है? अभी भी बता रहा यार। भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश बनेगा। ठीक है भाई, भ्रूण कोश। अब लोग क्या सोचते हैं ये भ्रूण कोश ही इसका आखिरी स्टेप होता है। नहीं, भ्रूण कोश स्टेप नहीं होता। इसके बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा एग। एग बोले तो अंडा। अंडा बनेगा, एग बनेगा, इसके बाद ही एग बनेगा। इसके बाद गुरु बीजाणु जनन का कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आपके पास बढ़िया से वीडियो पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।